आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल वॉरियर जोन में। मेरा नाम है जगजीवन और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है वर्ब। वर्ब हम सबको पता है कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसका एक मेजर पोर्शन जो है, या कह लो जो एक मेजर पार्ट है, कह लो या हार्ट ऑफ सेंटेंस जो है, दैट इज़ अ वर्ब। ठीक है, अब जब वर्ब की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि वर्ब होता क्या है। जब भी हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब किसे कहा जाता है? देखिए, जो वर्ब है ना, हमने जो बचपन में सीखा हुआ है कि किसी भी क्रिया को या किसी काम को वर्ब कह देते हैं। वो डेफिनेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत हो जाती है जब हम बात करते हैं स्लीप। सोना कोई काम तो नहीं होता, ये कोई क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं है, पर फिर भी ये वर्ब तो है। तो वर्ब क्या है? जब हम वर्ब की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि वर्ब किसे कहा जाता है, तो प्यारे विद्यार्थी साथियों, वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा काम जहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। कोई भी एक ऐसा काम जहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। अब आप कहोगे सर सोने से कैसे एनर्जी वेस्ट होती है? बिल्कुल, सोने से भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। सोने से हमें एनर्जी मिलती नहीं। देखो, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ खाना खाने से मिलती है। अगर किसी को सोने से एनर्जी मिलती हो तो वो खाने खाने की इसको जरूरत ही क्या है? वो तो सो के काम चला लेगा, नहीं ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो जैसे मान फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमने उसको बैटरी को फुल करके रख दिया, उस पर कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई कॉल्स नहीं आ रही, हम उसको यूज़ भी नहीं कर रहे, वो पड़ा हुआ है, कितनी देर चल जाएगा? महीना, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है ना। एक दिन तो उसकी बैटरी ज़ीरो हो ही जाएगी ना। वो स्लीप मोड पे है, स्लीप मोड पे भी इसकी बैटरी तो खर्च हो रही है ना। उसी तरह जब हम भी स्लीप मोड पे होते हैं तो बहुत कम एनर्जी लगती है, पर लगती तो है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो स्पीक, स्पोकन क्या होता है? वर्ब। स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट वर्ब है। क्यों? क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो रही है। आप पढ़ रहे हो, है ना, रीड, रेड, रेड, या आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी, स्टडी, स्टडीड, या आप चल रहे हो, वॉक, 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 या फिर आप रन कर रहे हो, रन, रैन, रन। कोई भी काम जिसको करने के लिए एनर्जी चाहिए, जब देख ही रहे हो, सी सॉ सीन भी तो वर्ब है। इवन आप सोच रहे हो, थिंक, थॉट, थॉट, ये भी तो वर्ब है ना। हर एक वो काम जिसको करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ब कहा जाता है। वर्ब का बड़ा बेसिक सा फंडा होता है, जो एग्जाम में रूल आएंगे उसको करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो वर्ब्स हैं वो पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने वर्ब का जो बेसिक कंसेप्ट समझना है वो है कि इसमें ना एक सिंगल वर्ब होती है और एक प्लूरल वर्ब होती है। हम जो अक्सर ही देखते होते हैं, जैसे हम कहते हैं जी गो, और एक होता है गोज। एक गो है और एक गोज है। जब हम नाउन की बात करते हैं, नाउन में ऐसे एस लगाने से क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब में जो केस है वो उल्टा होता है। वर्ब में क्या होता है, अगर आप किसी भी वर्ब के पीछे एस या एस लगा दोगे तो वो सिंगल बन जाएगा। और जो हमारी डायरेक्ट वर्ब हमें देती है, ठीक है, जैसे स्लीप है, स्लीप सिंगल वर्ब नहीं है, ये प्लूरल है। देखो, नाउन का केस क्या होता है? पेन, पेन्स, ये सिंगल है, ये प्लूरल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉय सिंगल है, बॉयज़ प्लूरल है। लेकिन अगर मैं वर्ब की बात करता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे बात की, जैसे होता है गो, तो जो हमें वर्ब डायरेक्ट दी जाती है ना, वो हमेशा प्लूरल में होती है। ठीक है, तो गो, इसका सिंगल क्या बनेगा? गोस। ठीक है, इस तरह अगर हम बात करते हैं, मान लो प्ले, तो प्ले का सिंगल क्या बनेगा? प्लेस। ऐसी है, ईएस लगने से जो वर्ब है वो प्लूरल नहीं बनती, वो बल्कि सिंगल बन जाती है। ये आपने याद रखना है कि वर्ब हमेशा ऐसे ईएस लगाने से क्या बन जाती है? सिंगल बन जाती है। वो प्लूरल ऑलरेडी होती है। नाउन पहले से सिंगल होता है, उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना पड़ता है, जबकि जो वर्ब है उसको, वो ऑलरेडी प्लूरल होती है, उसको सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। उल्टा केस चलता है, बहुत सारे बच्चे ना इस चीज़ पे आके मार खा जाते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगल होता है, वो उसके साथ वर्ब प्लूरल लगा देते हैं। हमें, आपको बेसिक पता होगा कि हम ही के साथ गोज लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ही कौन है? सिंगल है। अगर सिंगल है तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगल आएगी। ये तो कॉमन बात है ना। अगर वर्ब सिंगल है, जो सॉरी हमारा अगर जो नाउन सिंगल है, या कह लो जो हमारा सब्जेक्ट सिंगल है, तो वर्ब भी सिंगल आएगी ना। इसलिए हमें वहाँ पे गोज लिखना पड़ता है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। वर्ब जो हमें डायरेक्ट दी होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, तो वर्ब को ऐसे ईएस लगा के सिंगल बनाना पड़ता है। ठीक, इसके अलावा एक बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है जो हमारी, ये तो हमारी मेन, जो हम इसे वर्ब्स कहते हैं, ये मेन वर्ब्स होती हैं हमारी। एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या होता है? इज, एम, आर, फिर आ जाता है हमारे पास वॉज वर्ब,
फिर हमारे पास आ जाता है डू डज, ठीक है, और एक हमारे पास होता है हैज़ हैव। ये हमारी सारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमने देखना है कि कौन सी सिंगल में आती है, कौन सी प्लूरल में आती हैं। अगर हम बात करते हैं सिंगल्स में और प्लूरल्स में, तो सिंगल में हैज़ और हैव में से क्या आता है, हैज़, और प्लूरल में क्या आता है, हैव, ठीक है। अगर हैज़ हैव की बात जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसमें बात की जाए तो सिंगल में हैज़ आता है, प्लूरल में क्या आता है, हैव। अगर हम बात करते हैं सिंगल्स में इज़ आएगा, प्लूरल में क्या आएगा, आर, और यहाँ पे एक्सेप्शनल केस क्या चलता है कि आई के साथ क्या चलता है, एम आता है। ये हम सबको पता है, कॉमन बात है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या पता है, प्लूरल के साथ और आई के साथ हैव आता है, ठीक है। वैसे बाकी जितने भी सिंगल्स हैं उनके साथ हैज़ आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा, पर जो आई वाला केस है उसमें वर्ब अलग से चलती है कि आई वाले केस में भी क्या होता है, हैव आ जाता है। उसी तरह अगर इज एम आर की बात करें तो सिंगल्स में क्या आएगा, इज, प्लूरल में क्या आएगा, आर, पर आई के साथ क्या आ जाता है, एम। वॉज वर की बात करें तो सिंगल्स में क्या आता है, वॉज, प्लूरल में क्या आता है, वर। सिंगल में क्या आएगा, वॉज, प्लूरल में क्या आएगा, वर, ठीक है। इसमें आई वाला कोई भी अलग से जो कंसेप्ट है वो नहीं है। डू डज में से, सिंगल्स में से क्या आएगा, डू या डज, डज सिंगल है तो एस सी एस लगा के, हमें पता है अभी हमने बात क्या की थी कि एस सी एस लगा के सिंगल बन जाती है। तो सिंगल में जो वर्ब है हमारे पास वो क्या है, डज, और जो हमारे पास प्लूरल में वर्ब है वो क्या है, डू। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। वर्ब किसे कहा जाता है, कोई भी कैसी बात, कोई भी कैसी चीज़ जहाँ पे हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्ब कहा जाता है, ठीक है। फिर वर्ब का बड़ा बेसिक सा रूल कि सिंगल प्लूरल वर्ब क्या है। अब इसके बाद जो सेकंड समझने वाली चीज़ है वो है जी हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जब हम वर्ब्स की बात करते हैं ना तो वर्ब पे हमारे पास है एक को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है हमारे पास इनट्रांजिटिव। पहली बात होगा हम इस वर्ड को अपने आप में समझें कि ये वर्ड क्या है। देखो ये वर्ड बना कहाँ से है, ट्रांस वर्ड से। ट्रांस का मतलब क्या होता है, जब हम ट्रांस की बात करते हैं तो ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफ़र, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपेरेंट। ट्रांस जहाँ कहीं भी ये वर्ड आता है, ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना, चाहे तो वो ट्रांसपोर्ट का काम हो, चाहे वो ट्रांसफ़र का काम हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंट का काम हो, यानी कि एक मोड से दूसरे मोड में चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाने को ट्रांजिटिव कहा जाता है। अब हमने बात की थी वर्ब क्या है, वर्ब तो एनर्जी है। एक ऐसी वर्ब ट्रांजिटिव, एक ऐसी वर्ब जिसकी एनर्जी एक जगह से शिफ्ट होके दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन एक ऐसी वर्ब जिसकी एनर्जी दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं हो पाती उसे कहा जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। कैसे, मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, फ्लाई हमारा वर्ब है, काइट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्ब किसे कहा जाता है, जिसके ऊपर एनर्जी लगाई जाती है, जो एनर्जी वाला जो काम होता है। अगर आप पतंग उड़ा रहे हो या बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो उसको पतंग उड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कॉमन सी बात है। इज़ इट पॉसिबल कि विदाउट एनर्जी लगाए हम पतंग उड़ा लेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब जिस काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए वो वर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चों ने पतंग उड़ाने के लिए एनर्जी लगाई तो वो क्या है, वो वर्ब बन गई। लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब क्यों बनी, देखो जो वो एनर्जी लगा रहे हैं वो एनर्जी किस चीज़ के ऊपर लगाई जा रही है, वो क्या एनर्जी अपने ऊपर ही लगा रहे हैं या ये एनर्जी आगे शिफ्ट हो रही है काइट्स में, ठीक है। तो बेसिकली जो चिल्ड्रन एनर्जी लगा रहा है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, वो जो चिल्ड्रन की एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है काइट्स में। तो ये शिफ्ट होगी यानी कि ट्रांसफ़र होगी उनकी एनर्जी, ठीक है। आपने कोई काम किया, आपने एनर्जी लगाई, लेकिन उस एनर्जी से आगे किसी चीज़ में मूवमेंट आ गई तो वो अपनी एनर्जी, देखो जो पतंग है वो अपनी एनर्जी लेके तो उड़ेगा नहीं। पतंग में अपनी कोई भी एनर्जी नहीं होती जिसकी वजह से वो उड़ रहा है, वो हमारी एनर्जी लेके उड़ रहा है, वो हवा की एनर्जी लेके उड़ रहा है, हमने उसको एफर्ट किए वो इसीलिए उड़ रहा है। तो अब क्या हुआ, तो चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, यहाँ पे जो चिल्ड्रन की एनर्जी है वो किस में शिफ्ट होगी, काइट में। मान लो मैंने कहा आई किक द बॉल, अब बॉल को किक मारने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी।
लेकिन जब मैंने बॉल को किक मारी, क्या बॉल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि नहीं आएगी? बॉल आगे की तरफ जाएगी ना। लेकिन क्या बॉल में अपनी कोई एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूव कर रही है? बॉल में अपनी तो कोई एनर्जी नहीं है। यानी कि जो मेरी एनर्जी थी, जो किक मारने वाली मेरी एनर्जी थी, वो किस में ट्रांसप्लांट हो गई? बॉल में। अगर वो एनर्जी बॉल में ट्रांसफ़र हो जाती है तो हम इस वर्ब को क्या कहेंगे? इस वर्ब को कहेंगे ट्रांजिटिव। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ इंट्रांजिटिव की, मैंने कहा बर्ड्स फ्लाई, ये इतना ही सेंटेंस सही हो जाएगा। बर्ड्स फ्लाई अगर आप लिखना चाहते हो तो साथ में इन द स्काई भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो भी इट्स ओके। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई या फिर सिंपली बर्ड्स फ्लाई। अब जो बर्ड्स उड़ रहे हैं वो अपने आप को ही उड़ा रहे हैं कि वो स्काई को आगे उड़ा रहे हैं? नहीं ना, स्काई को तो नहीं उड़ा रहे। बर्ड्स जितनी भी एनर्जी लगा रहे हैं वो किसके ऊपर लगा रहे हैं? वो अपने आप के ऊपर एनर्जी लगा रहे हैं। तो यानी कि ये जो बर्ड्स का जो उड़ने का जो एनर्जी लगाने वाला काम है वो उनका अपने आप ऊपर हो रहा है, वो किसी और के ऊपर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आया कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो तो ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। तो यहाँ पे वही फ्लाई जो हमारी वर्ब है वो क्या बन गई? इंट्रांजिटिव। इसी तरह मान लो मैं कहता हूँ आई लाफ। आई लाफ, आई लाफ में क्या होगा? अब जब मैंने कहा कि आई लाफ तो उसमें क्या हुआ? अब मैं हंस रहा हूँ। जब मैं हंस रहा हूँ क्या ये एनर्जी आपके तक पहुँच रही है? जो मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी हंसने पे भी तो एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, या कह लो एनर्जी लग रही है। मैं हंस रहा हूँ, मेरी एनर्जी से आगे तो किसी और चीज़ में मूवमेंट नहीं हो रही। अगर आप मुझे सुन के हंस रहे हो या आप मेरी हंसी को देख के आप खुद भी हंस रहे हो, तो जो आप हंस रहे हो वो तो आप अपनी एनर्जी से हंस रहे हो ना। अब मान लो मैं कह रहा हूँ मैं स्पीक कर रहा हूँ, आई स्पीक, तो जो मैं बोल रहा हूँ मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, पर जो आप सुन रहे हो आप मेरी एनर्जी की वजह से सुन रहे हो कि आप अपनी एनर्जी लगा के सुन रहे हो। यहाँ पे तो जब हमने बॉल को किक मारी तो बॉल में अपनी एनर्जी नहीं थी कि वो आगे मूव करेगी, वो हमारी एनर्जी लेके मूव कर रही है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे बोला या मैं यहाँ पे हंस रहा हूँ तो वो तो मेरी एनर्जी है, वो आगे तो शिफ्ट हो ही नहीं रही। अगर आप सुन रहे हो, अगर आप मुझे देख के हंस रहे हो, आप मुझे सुनकर उसे समझ रहे हो उस चीज़ को, तो वो तो आपका अपना माइंड चल रहा है ना। आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई टीच, ठीक है। लेकिन आपको समझ कैसे आ रहा है? मेरी एनर्जी की वजह से समझ आ रहा है कि आप खुद की एनर्जी लगा रहे हो समझने के लिए, आपका खुद का माइंड चल रहा है ना। तो मेरी एनर्जी तो सीमित है हंसने तक, मेरी एनर्जी तो सीमित है बोलने तक। तो ये मैं आगे किसी और चीज़ के ऊपर एनर्जी नहीं लगा रहा, आगे तो एनर्जी कहीं जा ही नहीं रही, ये एनर्जी मेरी ही है, मेरे तक की सीमित है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इतनी बात समझ आई? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब एक और बात, शायद आपने कभी सुना हो कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखो, जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद जो आने वाला ऑब्जेक्ट है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इंट्रांजिटिव के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी एक पहचान क्या होती है? अगर आपने वैसे थोड़ा सा, हर बार 100% श्योर नहीं है, 99.9% जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है, अगर तो वर्ब के इमीडिएटली बाद डायरेक्ट हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव होती है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसी प्रेपोजिशन को साथ लिख के जोड़ना पड़ता है। मैं ये नहीं कह सकता कि बर्ड्स फ्लाई द स्काई, वो गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूँगा ना बर्ड्स फ्लाई द स्काई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है तो यानी कि वो क्या है? हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आई लाफ एट द बैगर, आई लाफ एट द बैगर। अब जो बैगर है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पर हमने इसको जोड़ा कैसे? हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि आई लाफ द बैगर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट और बैगर तक तो अपनी एनर्जी पहुँचा ही नहीं रहा ना। तो जब आप एनर्जी पहुँचा ही नहीं रहे आप उसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, वो इंडायरेक्ट वे से जुड़ेगा। तो इंडायरेक्ट वे को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या होता है? प्रेपोजिशन। इसीलिए जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। और जो इंट्रांजिटिव के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये बात समझ आई? इसके बाद ये तो बेसिक था, वर्ब क्या होता है, वर्ब में सिंगल प्लूरल क्या होता है, फिर उसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं ये है हमारे पास वर्ब एग्रीमेंट।
आपने बहुत बार ये सुना होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब प्रनाउन एग्रीमेंट की, साथ में मैं प्रनाउन का भी साथ ही जो सिलेबस है उसका साथ कवर कर लूँगा। सब्जेक्ट वर्ब प्रनाउन एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब प्रनाउन एग्रीमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, अब देखो सबसे पहले हमने एक चीज़ नोट करनी है, हर एक सेंटेंस में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हर एक सेंटेंस में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी वर्ब सिंगल है द प्रोनाउन मस्ट भी, ये मैं नाउन के लिए बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वर्ब और प्रोनाउन की, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ना एक नाउन वर्ब होता है, ठीक है, एक तो बनता है नाउन वर्ब, एक बनता है वर्ब प्रोनाउन। नाउन वर्ब बेसिक चीज़ है, ये हमें अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन जो मेन नोटेबल जो गलतियाँ आती हैं एग्जाम में, जो स्पोर्टिंग एरर्स आते हैं, उसमें जो गलती आएगी ना, जो जहाँ पे हमने स्पोर्टिंग एरर को ढूंढना होता है, वो वर्ब प्रोनाउन एग्रीमेंट में आती है। अब ये वर्ब प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या है कि इन केस इफ द वर्ब इज सिंगल द प्रोनाउन मस्ट भी सिंगल, एंड इफ द वर्ब इज प्लूरल द प्रोनाउन हैव टू बी प्लूरल। It's not a possible way, not even a single % possible way that if the verb is single, the pronoun should be a plural. Impossible. ऐसा कभी नहीं होता। कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, कोई हिडन केस नहीं है, कोई ऑड रूल नहीं है, ऐसा इंग्लिश में होता ही नहीं है कि एक ही सेंटेंस में वर्ब सिंगल आ जाए, प्रोनाउन प्लूरल आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर वर्ब प्लूरल आ जाए, प्रोनाउन सिंगल आ जाए, इम्पॉसिबल वे। दोनों चीज़ों का या तो सिंगल होना जरूरी है, दोनों चीज़ों का या तो प्लूरल होना जरूरी है। एक चीज़ सिंगल है, एक चीज़ प्लूरल है, एग्जाम में ये कभी नहीं होता है। कह लो इंग्लिश ग्रामर में ये चीज़ कभी नहीं होती, या दोनों सिंगल होंगी या दोनों प्लूरल। कौन सी? वर्ब और प्रोनाउन, ठीक है। तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन एग्रीमेंट, ठीक है। एक बार इसको दोबारा देख लो, फिर मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ जो हमने करने हैं, फिर अच्छे से वो समझ आ जाएगा। ओके तो जो अब हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन एग्रीमेंट की, आपने एकदम अपने माइंड में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल होगी तो प्रोनाउन कौन सा होगा? प्लूरल होगा। बस इतनी मेन बात आपने याद रखनी है कि अगर वर्ब सिंगल है तो प्रोनाउन भी सिंगल है, और अगर हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। बस अब बाकी हम रूल करते हैं। देखो ये जो हम रूल करने जा रहे हैं ये एंड कंजक्शन बेसिकली है। ये तीन अलग अलग तरह के कंजक्शंस होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एंड कंजक्शन। रूल ये है कि अगर हम दो चीज़ों को, किन्हीं भी दो चीज़ों को एंड के साथ जोड़ देते हैं, जो कंजक्शन है हमारा यहाँ पे मेन वो है एंड। रूल ये है कि अगर हम किन्हीं भी दो चीज़ों को एंड के साथ जोड़ देते हैं तो जो उनके लिए वर्ब आएगी वो सिंगल आएगी कि प्लूरल आएगी, ठीक है। और अगर वर्ब सिंगल है तो फिर प्रोनाउन भी सिंगल होगा या प्लूरल होगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सेंटेंस है वो क्या है? रिया एंड सुजैन, ठीक है। रिया एंड सुजैन। अब हमने क्या किया, एक तो रिया है एक है सुजैन, दोनों को किसके साथ जोड़ दिया? एंड के साथ, यानी कि दो लोग बन गए। अब ये एक तो नहीं रहा ना, दो लोग बन गए। दो लोग बनने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों प्लूरल है, एक एक करके, एक रिया है एक सुजैन है, यानी कि दो गर्ल्स हैं। दो गर्ल्स का मतलब क्या हुआ? प्लूरल। प्लूरल है तो यानी कि वर्ब क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। सो रिया एंड सुजैन आर फ्रेंड्स। हमें पता चला कि रिया एंड सुजैन आर फ्रेंड्स। डैश डैश प्लेइंग पियानो, ठीक है, यहाँ पे द आएगा, प्लेइंग द। जब भी हम किसी भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाने की बात करते हैं तो उसके आगे हमेशा आर्टिकल द लिखा जाता है। रिया एंड सुजैन आर फ्रेंड्स डैश डैश प्लेइंग द पियानो डैश। अब यहाँ पे हमें एक प्रोनाउन चाहिए। अब मैं दोबारा से ये तो कहूँगा नहीं कि रिया एंड सुजैन आर फ्रेंड्स, रिया एंड सुजैन आर प्लेइंग द पियानो, ऐसा तो नहीं होगा ना। दो बार तो हम ये नाउन रिपीट नहीं करेंगे, हमने एक बार उनका नाम ले दिया, इसके बाद हम उनके लिए क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन। इसीलिए तो हमने प्रोनाउन सीखा था कि हमें दो बार नाउन को यूज़ ना करना पड़े, हम उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे। तो रिया एंड सुजैन आर फ्रेंड्स, प्रोनाउन चाहिए। अब देखो वर्ब प्लूरल है तो ऑब्वियस है हमारा प्रोनाउन कौन सा होगा? प्लूरल। रिया और सुजैन नाम हमेशा किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? थर्ड पर्सन की कैटेगरी। अब हमने प्रोनाउन में से चेक करना है कि थर्ड कैटेगरी, जो थर्ड पर्सन कैटेगरी थी, उसका प्लूरल क्या होता है हमारे पास? दे। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? रिया एंड सुजैन आर फ्रेंड्स दे। अगर हमारा प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब फिर से कौन सी आएगी? ये तो श्योर काम होता है कि अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब मस्ट भी प्लूरल। तो दे आर प्लेइंग द पियानो,
बड़ा बेसिक सा रूल था, अगर हम दो चीज़ों को एंड के साथ जोड़ते हैं तो दोनों के लिए जो आने वाली वर्ब है वो प्लूरल आएगी, और अगर वर्ब प्लूरल होगी तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। लेकिन अब अगला सेंटेंस देखते हैं। चंडीगढ़ अ ब्यूटीफुल सिटी, चंडीगढ़ अ ब्यूटीफुल सिटी एंड कैपिटल ऑफ पंजाब डैश लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया। चंडीगढ़ अ ब्यूटीफुल सिटी एंड कैपिटल ऑफ पंजाब डैश लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया डैश डैश गुड टू लिव। तो अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे दो चीज़ों को एंड के साथ जोड़ा, एक तो ब्यूटीफुल सिटी है, एक कैपिटल ऑफ पंजाब है, दोनों को एंड के साथ जोड़ा, फिर तो यहाँ पे आर आ जाना चाहिए जो हमने ऊपर वाला रूल किया। लेकिन अब हमने क्या देखा कि ये दोनों ही चीज़ें किसको पॉइंट आउट कर रही हैं, एक ही चीज़ को। ब्यूटीफुल सिटी किसको कहा गया है, चंडीगढ़ को। कैपिटल ऑफ पंजाब किसको कहा गया है, चंडीगढ़ को। ठीक है, अब अगर तो ये चंडीगढ़ ना होता तो हम यहाँ पे आर लिख देते, क्योंकि दो अलग अलग सिटीज़ भी हो सकती थी। लेकिन क्योंकि उसने क्या किया, अब कई बार देखो हर बार ये रूल नहीं चलता कि दो चीज़ों को एंड के साथ जोड़ोगे तो आर आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने देखना होता है, हमने दो चीज़ों को एंड के साथ जोड़ा, पर जब दोनों ही पॉइंट आउट कर रही हैं किसी एक ही चीज़ को, तो कॉमन सी बात है वर्ब कौन सी आएगी फिर, सिंगल, क्योंकि वो दो चीज़ें थोड़ी ना है। रिया एंड सुजैन तो दो अलग अलग लड़कियां थी, लेकिन ये तो ब्यूटीफुल सिटी और कैपिटल ऑफ पंजाब कौन है, एक ही सिटी को बोला गया। तो यहाँ पे फिर जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगल, यहाँ पे आ जाएगा चंडीगढ़ अ ब्यूटीफुल सिटी एंड कैपिटल ऑफ पंजाब इज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया। अब वर्ब सिंगल है तो प्रोनाउन कौन सा आएगा, सिंगल। और सिटी के नाम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसको सिटी की, देखो सिटी नाम को हम ही शी तो कह नहीं सकते, वो तो पर्सन के लिए यूज होता है ना, वो तो हमारे पर्सनल प्रोनाउन थे। हम इसके लिए क्या कहना पड़ेगा हमें, इट। ठीक है, तो इट। अब जो प्रोनाउन है वो हमारे पास कौन सा आया, सिंगल आ गया। अगर हमारा जो प्रोनाउन है वो सिंगल है हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद आने वाला नाउन भी कौन सा होगा, सिंगल होगा। सो इट इज गुड टू लिव। चंडीगढ़ अ ब्यूटीफुल सिटी एंड कैपिटल ऑफ पंजाब इज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया, इट इज गुड टू लिव। बेसिक सी बात है। ओके, नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास ब्रेड एंड बटर। अब देखो ब्रेड एंड बटर इज लगाएं कि आर लगाएं, ब्रेड एंड बटर इज या फिर ब्रेड एंड बटर आर। अब कई बच्चे कहेंगे सर ब्रेड एंड बटर तो एक ही चीज़ होती है जी, कई बोलेंगे नहीं जी ब्रेड एंड बटर तो दो अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो कई बार हमें एग्जाम में ऐसी चीज़ भी आ जाती है कि जिसको हम फ्रंट को सब्जेक्ट पढ़ के आंसर नहीं दे सकते। ये सेंटेंस अभी आधा अधूरा है, मैंने जानबूझकर इसको आधा अधूरा लिखा था ताकि आपको पता चले कि कई बार ऐसा, देखो यहाँ पे तो हमें पीछे क्या लिखा था कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, हमने स्टार्टिंग को ही देख के आंसर बता दिया कि रिया एंड सुजैन दो हैं तो प्लूरल लगा दो, चंडीगढ़ एक ही की बात हो रही है तो इज लगा दो। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर है, अब इसको एक मानने के दो मानने हमें पता ही नहीं चल रहा। अब देखो इस चीज़ को, ब्रेड एंड बटर अगर इज आएगा तो कैसे आएगा, ब्रेड एंड बटर डैश अ गुड मील, तो क्या बन गया, इज अ गुड मील। ब्रेड एंड बटर डैश गुड प्रोडक्ट्स, तो क्या बन गया, आर गुड प्रोडक्ट्स। तो जरूरी नहीं कि हमें हर बार स्टार्टिंग से सब्जेक्ट देख के ही समझ आ जाए कि वो सिंगल है कि प्लूरल है। कई बार हालात ऐसे भी हो जाते हैं कि हमें सेंटेंस के एंड तक जाना पड़ता है। ब्रेड एंड बटर इज आएगा जब वो मील की बात हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि मील में क्या होता है, कम्बिनेशन। जैसे मान लो हम कहते हैं राजमा चावल हो गए या छोले चावल हो गए या कड़ी चावल हो गए, तो वो क्या हो गया, वो कम्बिनेशन है, तो वहाँ पे सिंगल वर्ब यूज़ होगी। लेकिन जब हम उसे मार्केट से लेके आ रहे हैं, हम मान लो ब्रेड एंड बटर को, ब्रेड का पैकेट अलग से या बटर का पैकेट अलग से, अभी हमने उस बटर को ऊपर लगा के उसको एज अ मील बना के नहीं खा रहे। अगर आपने मान लो चावल आप कहीं से लेके आ रहे हो, आपने कड़ी की सब्जी कहीं और से पैक करवाई है, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, है ना, तो उसे कहा जाता है फिर वो प्लूरल बन जाता है, क्योंकि दो प्रोडक्ट्स बन गए आपके पास, तो वो क्या बन गया, आर बन गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये एक समझने वाली बात है कि सिर्फ एक आर्टिकल कैसे चीज़ों को सिंगल से प्लूरल बना देता है, एंड ही लगा हुआ है। हमने क्या करना है, अगर आर्टिकल एक बार है, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, अगर आर्टिकल दो बार आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा, बस ये पढ़ के देख लेना हमने। आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, ठीक है, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास एक डॉग है जिसका कलर क्या है, वो ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन है। आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, यानी कि मेरे पास एक ब्लैक एंड वाइट डॉग है। पर कितने कुत्ते हैं टोटल, मेरे पास एक ही डॉग है। टोटल कितने डॉग हैं, एक। मैंने कहा आई हैव अ ब्लैक एंड
अ वाइट डॉग, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। अब भी मैंने दोनों चीज़ों को एंड के साथ ही जोड़ा हुआ है, लेकिन अब जो आर्टिकल है वो 2 बार आ गया। तो अब टोटल गिनती कितनी होगी डॉग्स की? अब टोटल गिनती होगी मेरे पास 2। मेरे पास टोटल 2 डॉग हैं, एक का कलर क्या है ब्लैक, दूसरे का कलर क्या है वाइट। सिर्फ एक, बाकी सारा सेंटेंस सेम है, एक एक्स्ट्रा आर्टिकल लगाने से गिनती में फ़र्क आ गया। ये सिंगल था, ये प्लूरल बन गया। ये 2 डॉग हैं, एक ब्लैक कलर का है, एक वाइट का। ये एक ही डॉग था जो ब्लैक एंड वाइट कलर का था। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब फिर से क्या हुआ, अब रूल क्या है हमारे पास, अगर हमारा जो हम 2 चीज़ों को एंड के साथ जोड़ रहे हैं पर दोनों के आगे ईच या एवरी लिखा हुआ जाए तो रूल अलग हो जाता है। अगर ये ईच एंड एवरी ना होता, मान लो अगर तो देखो होता है मैन एंड वुमन, फिर तो 2 बातें अलग अलग हैं कि एक मैन एक वुमन है। मैन एंड वुमन यहाँ पे हमने आर लिख देना था, ठीक है। मैं यहाँ पे इज एम आर नहीं, हैज़ हैव में से, तो हम यहाँ पे हैज़ हैव लिख देते। आपने फिल करना है हैज़ हैव में से। मैन एंड वुमन हैज़ आइडिया टूवर्ड्स या फिर हैव आइडिया टूवर्ड्स, ठीक है। तो मैन एंड वुमन हैज़ या हैव, अगर ईच या एवरी ना होता तो मैन एंड वुमन वाला यही केस बन गया कि मैन एंड वुमन, फिर तो आ रहा था, यहाँ पे हैव आ जाता। लेकिन अब क्या हुआ, अब रूल ये है कि अगर हम 2 चीज़ों को, पहले बेसिक रूल क्या था, अगर हम 2 चीज़ों को एंड के साथ जोड़ेंगे तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। यहाँ पे रूल क्या चल रहा है, अगर हम 2 चीज़ों को एंड के साथ जोड़ रहे हैं पर दोनों के आगे ईच या एवरी लिखा हुआ जाता है, ईच मैन एंड एवरी वुमन भी आ सकता है, एवरी मैन एंड ईच वुमन लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, या फिर दोनों में एवरी एवरी लिखा सकता है, दोनों में ईच या ईच लिखा सकता है। लेकिन एक याद रखना है आपने, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि ईच मैन एंड वुमन। अगर ईच वर्ड लिखा हुआ है या एवरी वर्ड लिखा हुआ है तो वो दोनों के आगे लिखा होगा, एक के आगे नहीं लिखा होगा। कई बार ना बच्चे पूछ लेते हैं सर अगर ऐसा आ जाए, ऐसा नहीं आता, ऐसा आता ही नहीं, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। तो ईच मैन एंड ईच वुमन या फिर एवरी मैन एंड एवरी वुमन, कुछ ना कुछ दोनों के आगे जरूर लिखा होगा। तो रूल ये है कि अगर हम 2 चीज़ों को एंड के साथ जोड़ रहे हैं, दोनों के आगे ईच या एवरी लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो ईच मैन एंड एवरी वुमन, तो अब जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगल, हैज़। ईच मैन एंड एवरी वुमन हैज़, तो हैज़ में से क्या आ गया, सिंगल वर्ब लगाएंगे, ना कि प्लूरल, जो कि हमने यहाँ पे लगाई थी। हैज़ आइडिया टूवर्ड्स, किसकी लाइफ, हिज लाइफ के हर लाइफ, दोनों की बात हो रही है, मैन की भी बात हो रही है, वुमन की भी बात हो रही है। क्या हम यहाँ पे देयर लाइफ लिख सकते हैं? मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ देयर लाइफ, क्योंकि बात तो दोनों की हो रही है। लेकिन अब हमें एक रूल पता है कि अगर हमारी वर्ब सिंगल है, अगर हमारी वर्ब सिंगल है तो क्या ये पॉसिबल है कि जो वर्ब, जो प्रोनाउन है वो प्लूरल आ जाए, क्योंकि देयर तो प्लूरल होता है। ये हो ही नहीं सकता कि वर्ब सिंगल है प्रोनाउन प्लूरल आ जाए, किसी भी हालत में ये नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं हमारे पास सिंगल ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं। या तो फिर हम यहाँ पे हिज लाइफ लिख दें, या हर लाइफ लिख दें, या हम लिख दें इट्स लाइफ। अब बहुत सारे बच्चों को लगा सर इट्स लिख दो जी, हमने बात की थी इट कब यूज होता है, चाइल्ड और एनिमल व्हेन जेंडर इज नॉट गिवन, यही रूल था। इसके अलावा सारी ग्रामर में इंग्लिश में इट लिविंग के लिए कहीं पे यूज नहीं होता, या तो चाइल्ड होना चाहिए या एनिमल होना चाहिए, और वो भी कब, जब जेंडर नहीं पता उस चाइल्ड का, ठीक है। अगर उसमें चाइल्ड का जेंडर मेंशन हो जाए ना, मान लो मैं कहता हूं कि चाइल्ड इज प्लेइंग विद हिज टॉय, अ चाइल्ड इज प्लेइंग विद हिज टॉय, इट इज़ वेरी क्यूट, नहीं, अब आएगा ही इज़ वेरी क्यूट, क्योंकि हमें इंडिकेशन मिल चुकी है कि जो चाइल्ड है वो मेल है। कहाँ से मिली इंडिकेशन, मैंने हिज टॉय लिख के दिया आपको, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे तो देखो ना तो कोई चाइल्ड है ना कोई एनिमल है, एक मैन है हमें जेंडर गिवन है, एक वुमेन है हमें जेंडर गिवन है, ठीक। तो अब एक हमने बात की थी कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है तो प्रायोरिटी मेल मेंबर को मिलती है, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी भी नहीं मिलनी। क्यों? रूल ये है कि अगर हम 2 चीज़ों को एंड के साथ जोड़ रहे हैं, दोनों के आगे ईच या एवरी लिखा हुआ आ जाता है, तो वर्ब जो आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगल। प्रोनाउन जो आएगा वो कौन सा आएगा, सिंगल, पर किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड वन, वुमन के अकॉर्डिंग, या कह लो जो बाद में लिखा होगा हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लिख देनी है। तो वुमन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या, जो प्रोनाउन आ गया वो क्या आ गया, हर लाइफ। मान लो अगर यहाँ पे वुमन की बजाय मैन लिखा होता, हम यहाँ पे हिज लिख देते। अगर यहाँ पे बॉय लिखा होता, हम यहाँ पे हिज लिख देते। अगर यहाँ पे स्टूडेंट लिखा होता तो हम यहाँ पे
इट लिख देते, है ना, नहीं स्टूडेंट, अब क्या हुआ, इट नहीं आना, इट तो सिर्फ कब आएगा, चाइल्ड और एनिमल वाले केस में। स्टूडेंट, अब ये मेल और फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब प्रायोरिटी चलेगी कि जब हमें पता ही नहीं कि भाई ये मेल है कि फीमेल है, लगाना इसके सेकंड वाले के अकॉर्डिंग है, सेकंड पे स्टूडेंट लिखा आ गया, हमें नहीं पता ये मेल है कि फीमेल है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, फिर से हिज लिख देंगे। बात समझ आई है सारी? तो एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर हम आगे वाला करते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट है हमारे पास, अब आ गया हमारे पास कंजक्शन एज वेल एज। अभी तक जो हम रूल कर रहे थे वो किसके रूल कर रहे थे, वो हम कंजक्शन एंड के रूल्स कर रहे थे। अब तो देखो, अगर हम जो पहले सीख के आए हैं, अगर मान लो यहाँ पे एंड होता, यू एंड ही, तो हम यहाँ पे आर लिख देते, यू एंड ही आर गोइंग टू योर रूम, कौन सी बात थी, ठीक है। लेकिन अब एंड नहीं है यहाँ पे जो चल रहा है हमारे पास जो कंजक्शन है वो एंड से चेंज होके क्या आ गया, यहाँ पे एज वेल एज आ गया, ठीक है जी। यू एज वेल एज ही, तो यहाँ पे अब हम इज लिखेंगे या आर लिखेंगे, हमें ये कैसे पता चले। अगर मैं कहता हूँ सर दोनों को साथ लेके चलते हैं जी, आर लिख देते हैं, तो फिर तो यहाँ पे कंजक्शन एंड ही आ जाता, फिर हमें एज वेल एज लिखने की जरूरत ही क्या पड़ी, ठीक है। अगर दोनों को साथ लेके चलना होता है ना, तो हम एंड लिखते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ कि आई एंड यू, या फिर यू एंड आई, ठीक है, ही एंड शी, तो जब भी हमने दो लोगों को साथ में लेके चलना है तो कंजक्शन हमेशा क्या होता है हमारे पास, एंड होता है। लेकिन जब हमने दोनों की बात नहीं करनी, हमने किसी एक की बात करनी है, तो कंजक्शन आएगा एज वेल एज। लेकिन किसकी बात करनी है, या कह लो जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये क्या होता है, ये रूल क्या होता है कि जब भी हमारे पास कंजक्शन आ जाता है एज वेल एज, तो हम हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। याद रखना, जब भी हमारे पास जो कंजक्शन है वो एज वेल एज आएगा, तो हमने हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलना है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। यू एज वेल एज ही आर, ठीक है। हालांकि ही आर जच नहीं रहा, पर याद रखो हम यहाँ पे आर ही के लिए नहीं लगा रहे, आर किसके लिए लगाया जा रहा है, यू के लिए लगाया जा रहा है। सो यू एज वेल एज ही आर गोइंग टू। अब अगर जो हमारी वर्ब है वो यू के लिए है, तो ऑब्वियस है जो हमारा प्रनाउन है वो भी किसके लिए होगा, यू के लिए। जिसके लिए वर्ब आती है उसी के लिए प्रनाउन, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि अगर वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन भी कौन सा होगा, प्लूरल। तो फिर यू एज वेल एज ही आर गोइंग टू योर रूम। बात समझ आई? इसी को एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो मैंने कह दिया शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स डैश गोइंग टू डैश रूम। शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स, ठीक है। अब कंजक्शन क्या है, एज वेल एज। चलना किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, हमें इससे मतलब ही नहीं है। शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज, ठीक है। फिर से ये नहीं कहना कि फ्रेंड्स के साथ इज क्यों आया, ये किसके लिए आ रहा है, इज शी के लिए। तो शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज गोइंग टू हर रूम, क्योंकि शी के लिए पॉजेसिव क्या होगा, हर, तो यहाँ पे क्या आएगा, हर रूम, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ पे हर फ्रेंड्स की जगह पे मैं कर देता हूँ हर सिस्टर, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, चाहे आप यहाँ पे दे लिखो, शी लिखो, हर लिखो, आई लिखो, यू लिखो। क्यों? क्योंकि जो हमारी वर्ब है वो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग तो चेंज होनी ही नहीं है। तो सेकंड पे जो मर्जी लिखा जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें फर्क किस चीज़ से पड़ना है, फ्रंट वाले से। अब मान लो इसी जगह पे अगर मैं शी की बजाय यहाँ पे आई लिख दूँ, आई एज वेल एज दे, या आई एज वेल एज यू, आई एज वेल एज माई सिस्टर, आई एज वेल एज ही, जो मर्जी लिख दूँ, ठीक है। पर हम अपने वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, आई के अकॉर्डिंग। तो आई एज वेल एज, मान लो मैंने लिखा आई एज वेल एज यू, अब मैं वर्ब कौन सी लगाऊंगा, आई की वर्ब क्या होती है, इज की आर, आई की वर्ब तो एम होती है। सो आई एज वेल एज यू एम, आई एज वेल एज यू एम गोइंग टू, हर नहीं आना, अब यहाँ पे क्या आएगा, माई रूम, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। बात समझ आ रही है? तो जब भी हमारे पास जो कंजक्शन है वो एज वेल एज हो जाता है तो हमने किसके अकॉर्डिंग चलना होता है, हमेशा फर्स्ट वन के अकॉर्डिंग चलना होता है। अच्छा, एक तो हो गया एज वेल एज कंजक्शन। क्या इसके अलावा भी कोई और वर्ड्स हैं? बिल्कुल हैं, मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ, आपने ये सारे नोट डाउन करने हैं। पहला कंजक्शन होता है हमारे पास एज वेल एज, विद,
टुगेदर, नो लेस देन, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इंक्लूड, एक्सक्लूड, बिसाइड्स। ठीक है, तो जब भी ये सारे हमारे पास वर्ड्स आते हैं, अब मान लो हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लेके चलते हैं इंक्लूड की। मान लो मैंने कहा शी इंक्लूड्स हर फ्रेंड्स डैश गोइंग टू डैश रूम। तो शी इंक्लूड्स हर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएगा, इज गोइंग टू हर रूम। चाहे इंक्लूड्स आ जाए, शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स तो भी फर्स्ट के अकॉर्डिंग, शी विद हर फ्रेंड्स तो भी फर्स्ट के अकॉर्डिंग, शी नो लेस देन हर फ्रेंड्स। इन सारे वाले वर्ड में से कोई भी वर्ड अगर आ जाता है तो आपने क्या करना है, हमेशा जो वर्ब लगानी है वो किसके अकॉर्डिंग लगानी है, फर्स्ट वन के अकॉर्डिंग। ये याद रखो, इनमें से अगर कोई भी वर्ड आता है तो आपने हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, फर्स्ट वन के अकॉर्डिंग। ये सारे वर्ड्स लिख लो। मेन जो हमारा वर्ड था जो इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे थे, एज वेल एज। ठीक है, फिर ये सारे वर्ड्स हैं, मैं ये नीचे वाला रब कर देता हूँ। तो ये अपनी बुक पे जल्दी इस ना वीडियो को पॉज करके आपने क्या करना है, सारे को एक बार अपनी नोटबुक के पे लिख लो। ओके, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट रूल्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके, अब जो हमारे पास ये है पेयर बेस्ड कंजक्शंस, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले किए थे कंजक्शन जो एंड वाले थे, कि एंड कंजक्शन के साथ जो रूल चलते हैं वो अलग से चलते हैं। फिर इसके बाद जो हमने अभी लास्ट में करके आए हैं वो है, उन्हें हम कहते हैं सिंगल वर्ड कंजक्शंस। एंड को छोड़ दो, बाकी जितने भी सिंगल वर्ड कंजक्शंस हैं जिनका पेयर नहीं बनता, जैसे एज वेल एज हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी विद, टुगेदर, नो लेस देन, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इंक्लूड, एक्सक्लूड, बिसाइड्स। जितने भी सारे के सारे जो सिंगल वर्ड वाले कंजक्शंस हैं जिनका पेयर नहीं बनता, वहां पे हमने किसके अकॉर्डिंग चलना था, फर्स्ट वन के अकॉर्डिंग। अब जो हमारे पास आगे पेयर बेस्ड कंजक्शंस, तो पेयर बेस्ड कंजक्शंस पे हमने किसके अकॉर्डिंग चलना होता है, सेकंड वन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड वाले कंजक्शंस उनका अपना रूल चलता है। इसके बाद एंड को छोड़ के बाकी जितने भी सिंगल वर्ड कंजक्शंस हैं जिनका पेयर नहीं बनता, हमने वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलना है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और जो पेयर बेस्ड कंजक्शंस हैं जिनका पेयर बन जाता है, वहां पे हमने किसके अकॉर्डिंग चलना है, सेकंड के अकॉर्डिंग। अब जरा देख लेते हैं। ओके, अब देखो पहला है हमारे पास ईदर, ईदर शी और हर फ्रेंड्स। तो ईदर शी और, अब शी कौन है, सिंगल केस है, हर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल केस है। हमने किसके अकॉर्डिंग चलना है, सेकंड के अकॉर्डिंग। जो और के बाद है वो प्लूरल केस है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आर। ईदर शी और हर फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे एक और बात नोट करो, मान लो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ना लिख दिया ईदर शी और योर फ्रेंड, ईदर शी और योर फ्रेंड। अब क्या आएगा, आर आएगा, किस आएगा। अब देखो बहुत बच्चों को लगता है कि सर योर तो प्लूरल होता है जी, तो यहाँ पे आर लगा दो। नहीं, हम बात योर की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं योर फ्रेंड। तो योर फ्रेंड अपने आप में रल के क्या बना, सिंगल के प्लूरल, वो तो फिर सिंगल बन गया ना। तो अब आर नहीं आना, आना सेकंड के अकॉर्डिंग था, पर योर फ्रेंड अपने आप में सिंगल होता है, तो यहाँ पे फिर क्या आ गया, इज आ गया। ठीक है, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। नीदर यू नॉर ही। अब नीदर यू, देखो अगर अकेला यू आ गया यहाँ पे, तो यू कौन है, यू तो प्लूरल में माना जाता है, क्योंकि वैसे भी यू के साथ जितने भी रूल्स अप्लाई होते हैं, जब वो सिंगल ही क्यों ना हो, फिर भी रूल किसके अप्लाई होते हैं, प्लूरल के, है ना। अगर मान लो आप यहाँ पे अकेले भी बैठे हो, तो मैं आपको क्या कहूँगा, यू आर सिटिंग हेयर। मैं ये तो ना कह दूंगा कि यू इज सिटिंग हेयर, यू आर सिटिंग हेयर ही बोला जाएगा। तो नीदर यू नॉर ही तो सिंगल होता है। हमने अब किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, सेकंड के अकॉर्डिंग। सेकंड कौन है, ही है। तो मैं क्या करूंगा, नीदर यू नॉर ही इज रिस्पॉन्सिबल। अब मान लो अगर मैंने इस ही को हटा के यहाँ पे आई लिख दिया, नीदर यू नॉर आई, तो आई की वर्ब क्या होती है, एम होती है। नीदर यू नॉर आई एम
रिस्पॉन्सिबल, नीदर यू नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल। ठीक, नेक्स्ट केस है हमारे पास नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स, ये तो प्लूरल केस है, ठीक है, हालांकि हिज तो सिंगल होता है पर उसके साथ फ्रेंड्स आ गया ना, अब तो वो तो प्लूरल केस बन गया। तो नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर, प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल ही आएगी ना। सो नीदर ही, सॉरी, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल। बात समझ आई। जो सिंगल वर्ड कंजक्शन है वहां पे हमने फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलना है, जो पेयर बेस्ड कंजक्शन है वहां पे हमने सेकंड के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन एक और तरह की भी एरर आती है एग्जाम में, वो ये है कि कई बार ना वर्ब की बजाय एग्जामिनर हमें क्या करेगा, पेयर में गलती दे देगा। तो आपने ये नहीं कि सिर्फ वर्ब को चेक करना है, आपने पेयर भी चेक करना है कि क्या पेयर सही है। अगर मान लो एग्जाम में लिखा जाता है कि ईदर शी नॉर, अब हमें पता है कि ईदर का पेयर और से बनेगा कि नॉर से बनेगा। आप कहोगे सर नॉर से थोड़ा ना बनेगा, तो और से बनेगा, बिल्कुल है, पर अगर एग्जाम में नॉर लिखा गया तो यानी कि हमें यहाँ पे गलती मिल गई। हमने सिर्फ वर्ब को चेक करके नहीं हट जाना, पेयर भी चेक करना है। जैसे नीदर है, नीदर का पेयर और से नहीं बनता, ये हमेशा किससे होता है, नॉर से। उसी तरह जो मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम में गलती आती है वो ना आती है जी, बहुत बार ये एग्जाम में गलती आती है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कंजक्शन बेस्ड गलती आती है। नॉट ओनली ही ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, हमें लगता है भी ठीक है नॉट ओनली ही ऑल्सो, है ना, कई बार मैं कहता हूँ नॉट ओनली मी ऑल्सो माई टीचर्स, नॉट ओनली यू ऑल्सो योर ब्रदर्स। ठीक, तो नॉट ओनली का जो पेयर है वो अकेले ऑल्सो से नहीं बनता। याद कैसे रखना है, देखो नॉट ओनली दो वर्ड्स हैं, ठीक है, पेयर है, यहाँ पे भी दो वर्ड्स का पेयर है, तो कंजक्शन भी किससे बनेगा, पेयर भी किससे बनेगा, दो वाले वर्ड से। तो एक वर्ड से कंजक्शन नहीं बनने वाला, वो नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये बहुत बार एग्जाम में ये गलती आती है, ठीक है, पेयर बेस की गलती आ जाती है। तो अगर स्टार्टिंग में दो वर्ड्स हैं तो पेयर में भी दो वर्ड्स होने चाहिए। नॉट ओनली का जो पेयर बनता है वो बनता है बट ऑल्सो से। और कंजक्शन रूल क्या थे कि जब भी ये हमारे पास पेयर बेस्ड कंजक्शन आते हैं, वर्ब हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग लगती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस लेक्चर के लिए हमारा इतना ही है। आज हमने इस लेक्चर में वर्ब से स्टार्ट किया था। मैंने आपको वर्ब के बेसिक्स के बारे में बताया, वर्ब किसे कहा जाता है, वर्ब में सिंगल प्लूरल ऑप्शंस क्या होते हैं, फिर ट्रांसटिव एंड ट्रांसटिव वर्ब क्या होती है, और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट, हमने ये कर लिया है। ठीक है, इतना ही है इस लेक्चर में, आज के लिए इतना काफ़ी है हमारे लिए। और अभी तक जिन्होंने हमारा वॉरियर जोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे वॉरियर जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो ऑलरेडी हमारे बच्चे रेगुलर प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये प्लेटफॉर्म, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, प्लीज़ आप कमेंट करके अपनी राय या अपना फीडबैक जरूर दिया करो, ताकि हम इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।